इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो देखो चैप्टर 3 जो है बेसिकली उसमें पहला यूनिट है प्रोडक्शन पर बेस्ड। अब प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, सबसे पहला टर्म है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मतलब है इस इकोनॉमिक्स के अंदर कि हम नॉर्मली सोचते हैं कि प्रोडक्शन का मतलब है कुछ गुड्स बना दिए हमने, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, वाइडर होता है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोडक्शन को मानते हैं कि एक प्रकार से यूटिलिटी क्रिएट करना जिससे हम अपने ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। जैसे हमने इसका एक एग्जांपल भी लिखा था कि वुड, लकड़ी, वो एक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, लेकिन जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं चेयर में तो इससे क्या होता है कि यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्शन होता है। दूसरी चीज़, प्रोडक्शन में अगर हम कोई फिज़िकल चीज़ बना रहे हैं जैसे गुड्स, लेकिन अगर हम कोई सर्विस दे रहे हैं जैसे मान लो डॉक्टर की सर्विस, इन दोनों ही चीज़ों को प्रोडक्शन कंसिडर करा जाएगा क्योंकि यूटिलिटी दोनों से मिल रही है। फिर हमने लिखा था इसके आगे कि प्रोडक्शन जो होता है उसका मतलब है यूटिलिटी क्रिएट करना, और यूटिलिटी को हमने 4 फॉर्म्स में डिस्कस करा था कि यूटिलिटी जो है वो 4 तरह से हो सकती है। अब जैसे क्या, एक होती है फॉर्म यूटिलिटी, मतलब जैसे वूल है, वूल से हमने उसका शेप चेंज करके स्वेटर बना लिया तो इसका मतलब उसने अपना फॉर्म बदल लिया, तो वो हो गई फॉर्म यूटिलिटी। उसके बाद होती है प्लेस यूटिलिटी। अब स्वेटर जो है वो मान लेते हैं बना जम्मू कश्मीर में, वहाँ से ट्रैवल होकर आएगा आपके पास तक, तो इसका मतलब वो जगह बदल गई और उसकी जगह बदलने पर यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, तो इसको बोल दिया प्लेस यूटिलिटी। फिर स्वेटर जो है वो आप गर्मियों में तो नहीं पहनोगे, आप पहनोगे सर्दियों में, विंटर सीजन में, तो इसकी यूटिलिटी समय के हिसाब से भी है, गर्मियों में नहीं होगी लेकिन सर्दियों में होगी, तो इसको बोल दिया टाइम यूटिलिटी। और इस पूरे प्रोसेस में जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में, चाहे यूटिलिटी क्रिएट करने में, तो इन लोगों को कह देते हैं पर्सनल यूटिलिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए भी यूटिलिटी क्रिएट हुई है। तो यूटिलिटी के अलग अलग फॉर्म्स हमने पढ़ लिए थे, 4 प्रकार के। अब इंट्रोडक्शन के बाद जो मेन पॉइंट होता है इस चैप्टर का वो होता है कि हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या हैं, जिनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो माना जाता है कि 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मतलब कि प्रोडक्शन करने के लिए किन 4 चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। एक को बोलते हैं लैंड, एक को लेबर, एक को कैपिटल, एक को एंटरप्रेन्योर। अब लैंड का मतलब नॉर्मली तो लगता है सुनने में ज़मीन, लेकिन ज़मीन नहीं है। लैंड का मतलब यहाँ पर होता है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, सिंपल भाषा में सारी बातें जो हमें प्रकृति से मिली हुई हैं, हवा, पानी, नदियाँ, माउंटेन्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ही हम कहते हैं लैंड। दूसरी चीज़, लैंड को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते, इसका एक फ़ीचर ये भी माना जाता है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स है, सूरज की रोशनी, तो ना हम क्रिएट कर सकते ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते, बस हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसकी यूज़फुलनेस हमारे एफर्ट्स पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसको एक पैसिव फैक्टर कहते हैं। जैसे एक पेड़ यहाँ पर आप देख रहे हो, अब ये पेड़ अपने आप में शायद कोई यूटिलिटी ना दे, लेकिन इसकी लकड़ी जो है वुड, इसको हम अपने एफर्ट से कन्वर्ट करके इसका फर्नीचर बना देंगे, कुर्सी बना देंगे, चेयर बना देंगे, तब उसकी यूटिलिटी बन पाएगी। तो लैंड अपने आप में एक पैसिव फैक्टर है, ये खुद कुछ नहीं करेगा या खुद यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा शायद इतनी, लेकिन इस पर ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ेगा। बाकी इसके फीचर्स में हमने लिखा था कि ये हीट्रोजीनियस होता है, मतलब अलग अलग होता है, पहाड़ अलग अलग हैं, पौधे अलग अलग हैं, पेड़ अलग अलग हैं, नदियाँ अलग अलग हैं, तो इनका शेप, साइज़ सब अलग अलग रहता है, हीट्रोजीनियस। बाकी हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, ये भी एक इसका फ़ीचर माना जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फ़ीचर होता है कि जो लैंड की सप्लाई है वो फिक्स रहती है, यानी कि जितनी है उतनी रहती है, नेचुरल रिसोर्स जितने हैं उतने ही रहेंगे, तो इसीलिए इसको बोला जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब इसकी क्वांटिटी हम चेंज नहीं कर सकते, ये जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो ये पूरे फीचर्स मिलते हैं, बन गए लैंड के। दूसरा फैक्टर होता है लेबर। लेबर क्या होता है हमें पता है, लेबर मतलब सिंपल था, सुनने में लगता है मजदूर, लेकिन लेबर का मतलब है यहाँ पर एफर्ट, ठीक है, लेबर का मतलब है एफर्ट, ठीक है, एक्सर्शन। अब वो मेंटल भी हो सकता है या फिजिकल भी हो सकता है। मेंटल का मतलब ये कि भाई जैसे आप डॉक्टर की बात करो, लॉयर की बात करो, टीचर की बात करो, जो मेंटल एक्सर्शन कर रहे हैं, यानी कि दिमाग का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप
डे टू डे लेबर की बात करो, जो फिजिकल एफर्ट कर रहा है वो भी एक लेबर है, वो भी एफर्ट डाल रहा है। तो एफर्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मेंटल या फिजिकल, उसको लेबर बोलते हैं। ये एक एक्टिव फैक्टर होता है क्योंकि ये काम करता है, ये एफर्ट डाल रहा है। तो ये पैसिव फैक्टर नहीं है, ये खुद कुछ कर रहा होता है, तो इसीलिए ये एक एक्टिव फैक्टर होता है। बाकी इट मे बी प्रोडक्टिव और मे नॉट बी प्रोडक्टिव, ये भी मैंने एग्जांपल दिया था कि हो सकता है कि लेबर कोई ऐसा हो जो प्रोडक्टिव ही ना हो। मैंने एक एग्जांपल लिया कि जैसे मान लो 7 मजदूर 100 डब्बे बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद 8वां मजदूर जो आया उसके आने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तब भी 100 ही डब्बे बन रहे हैं। तो इसका मतलब 8वां मजदूर प्रोडक्टिव नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई लेबर प्रोडक्टिव ना हो, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई काम कर रहा है सिर्फ आउट ऑफ लव, अफेक्शन, हॉबी, तो वो लेबर में कंसिडर नहीं होगा। जैसे कि हाउसवाइफ की सर्विसेज। अब हाउसवाइफ की सर्विसेज ये हैं कि वो काम तो कर रही हैं, लेबर तो पूरा लग रहा है, लेकिन वो माना जाता है कि भाई वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो कोई पैसा कमाने के लिए तो नहीं कर रहे, ना कोई वो प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं, तो हम उसको इकोनॉमिक्स के नज़रिए से लेबर में कंसिडर नहीं करते हैं। अगला फीचर था कि लेबर पेरिशेबल होती है। ये अच्छा पॉइंट था। पेरिशेबल का मतलब होता है आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, आप इसको बचा के नहीं रख सकते। मतलब जैसे अब एक लेबर 8 घंटे काम करती है, मान लो लेट से, अब वो सोचे कि चलो मैंने 4 दिन काम नहीं करा तो 8 8 8 8 टोटल हो गया 32 घंटे, तो मैं 5वें दिन एक साथ 32 घंटे काम कर लूँगा, ऐसा सोच रहा है वो। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये समय की तरह वेस्ट हो जाएगा। अगर एक दिन आपने काम नहीं करा तो वो लेबर गई, 2 दिन नहीं करा तो 2 दिन की लेबर गई। तो आप स्टोर नहीं कर सकते, आप इसको सेव नहीं कर सकते। तो ये पेरिशेबल होता है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने काम नहीं करा तो ठीक है, वो दिन वेस्ट हो गया, आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। फिर एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपको इसमें समझाया था, लेबर की सप्लाई और वेज रेट का रिलेशन क्या है। मतलब अगर मैं मज़दूर हूँ तो मुझे कितने रुपए मेहनत के मिलेंगे दिहाड़ी, वेजेस, और मैं कितने घंटे मेहनत कर रहा हूँ, इसके बीच में एक रिलेशन है। यानी कि सप्लाई और वेजेस के बीच में एक रिलेशन है। तो इसका एक बड़ा ही अच्छा आपने डायग्राम भी बनाया था। तो पहला पॉइंट ये बताया था कि जब शुरू में मेरी वेज रेट बढ़ती है ना, मेरे को ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो मेरी लेबर की सप्लाई बढ़ती है। तो वेज रेट बढ़ी, लेबर की सप्लाई बढ़ी, वेज रेट बढ़ी, लेबर की सप्लाई बढ़ी, और मैं अपना मस्ती का टाइम, मौज मस्ती का टाइम, जिसको बोलते हैं लेजर टाइम, वो कम करता हूँ। तो ऐसा चलता रहता है, नॉर्मल हो रहा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद अब मुझे क्या लगता है कि यार अब तो वेज रेट बहुत बढ़ रही है, अब तो मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, अब क्या मेहनत करनी। तो जब मेरी वेज रेट और बढ़ती रहती है, एक पॉइंट के बाद और बढ़ती रहती है, तो फिर मुझे लगता है अब तो मस्ती करनी चाहिए। तो फिर मैं उल्टा करता हूँ, फिर मेरा लेजर टाइम बढ़ जाता है और लेबर की सप्लाई मैं कम करता हूँ, मेहनत कम करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अब तो मैंने बहुत पैसे कमा लिए। तो ये एक पॉइंट बन जाता है। अब इसी चीज़ को डायग्राम पर जब हमने समझा तो एक बड़ा ही स्ट्रक्चरल डायग्राम बना जिसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। तो लेबर की सप्लाई का कर्व जो होता है वो बैकवर्ड बेंडिंग कर्व होता है। उसका लॉजिक ये भी समझाया था। जो आप ग्रीन पोर्शन देख रहे हो, इसका मतलब है कि शुरू में जब वेज रेट बढ़ते हैं तो मेरी लेबर की सप्लाई भी बढ़ती रहती है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर मैं लेबर की सप्लाई नहीं बढ़ाता, वो थोड़ी सी कांस्टेंट भी हो जाती है। लेकिन उसके बाद रेड कलर में अगर आप देखोगे तो वेज रेट तो मेरी बढ़ रही है, पर अब मेरी लेबर की सप्लाई कम हो रही है, उल्टा मैं कम मेहनत कर रहा हूँ, तो वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब लेबर की सप्लाई और वेज रेट का जो रिलेशन है शुरू में डायरेक्ट होता है, शुरू में ग्रीन कलर का होता है, लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद वो रेड कलर का हो जाता है, इन्वर्स रिलेशन हो जाता है, क्योंकि मजदूर कम मेहनत कर रहा है, वेज रेट तो बढ़ रही है, लेकिन अब वो मस्ती ज़्यादा कर रहा है, लेबर की सप्लाई कम कर रहा है। तो ये इसमें बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट था लेबर की सप्लाई को लेकर। फिर तीसरा फैक्टर होता है, ये भी एक छोटा फैक्टर होता है, कैपिटल। कैपिटल किसे कहते हैं? वेरी सिंपल, कैपिटल मतलब एक ऐसी पूंजी जो आप प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हो, इसको बोलते हैं प्रोड्यूस्ड फैक्टर। प्रोड्यूस फैक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको इंसान ने बनाया है। जैसे मशीन, इक्विपमेंट या कुछ भी आप सोच लो, प्लांट, ये सब चीज़ें कैपिटल हैं। ये कौन, किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है, ये कुदरत ने नहीं बना के दी। तो कैपिटल मतलब आपकी वेल्थ का वो हिस्सा जो आप प्रोडक्शन में यूज़ करते हो। तो मैंने एक डायग्राम से भी यहाँ बताया था कि हो सकता है आपकी वेल्थ तो बहुत ज़्यादा हो, आपके पास घर है, गाड़ी है, सोना है, फैक्ट्री है, लेकिन जितना हिस्सा आप उसमें प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहे हो, ब्लू कलर वाला वो छोटा गोला, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल एक छोटा पोर्शन है, वेल्थ एक बड़ी बात है, लेकिन
वेल्थ में से जितना आप यूज़ करते हो प्रोडक्शन के लिए उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो ये कैपिटल की खूबसूरती होती है। बाकी जो रिसोर्स आपके खाली हैं उसे हम कैपिटल नहीं मानते हैं। तो कैपिटल जो है इसीलिए प्रोड्यूस मीन्स माना जाता है। बाकी इसके बहुत सारे नज़रिए थे, वो हमने लिखे थे, जो दो दो के ग्रुप में डिवाइडेड हैं, जैसे फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग। फिक्स मतलब जो फिक्स रहता है जैसे मशीन, सर्कुलेटिंग मतलब रॉ मटेरियल चेंज होता रहेगा। दूसरा नज़रिया होता है रियल और ह्यूमन। रियल मतलब कैपिटल जो आपको दिखेगी, अच्छा मशीन रखी है, फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, प्लांट है। ह्यूमन कैपिटल मतलब जो इंसान एफर्ट लगा रहे हैं वो दिखेगा नहीं एक तरह से। टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल कैपिटल वही अगेन जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है जैसे मशीन। इंटेंजिबल जैसे कॉपीराइट या गुडविल या पेटेंट राइट्स, वो दिखेंगे नहीं आपको। इंडिविजुअल या सोशल कैपिटल भी होती है। इंडिविजुअल मतलब मैं कहता हूँ मेरी मशीन है, मेरा प्लांट है, मेरे एक आदमी की फैक्ट्री है। लेकिन सोशल कैपिटल मतलब एक तरह से सड़क हो गई वो सबकी है, या पार्क हो गया वो सबके लिए है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कैपिटल को अलग अलग नज़रियों से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कैपिटल फॉर्म कैसे होती है, यानी कि इसी में एक पॉइंट था कैपिटल फॉर्मेशन। तो वेरी सिंपल पॉइंट, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि धीरे 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 जब मैं निवेश करता हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे मेरे पास शुरू में 2 मशीनें थी 20 करोड़ की, फिर मैंने क्या करा 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 हो गई। तो मेरे पास साल ख़त्म होते होते 5 मशीनें हो गई 50 करोड़ की। तो इसका मतलब मैंने कैसे अपनी कैपिटल को बढ़ाया, कैसे अपनी कैपिटल को फॉर्म करा। 1 से 2 हुई मशीन, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई, 4 से 5 हुई। तो जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट को कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि मेरी कैपिटल फॉर्म हो रही है, जो यहाँ पर था। अब कैपिटल फॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है, 3 स्टेप प्रोसेस है, वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले सेविंग्स। सेविंग्स का मतलब है आप और हम पैसा बचाते हैं। आप भी सेव करते हो, मैं भी सेव करता हूँ, पूरे देश के लोग सेव करते हैं, बचत करते हैं। हम अपनी बचत कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। स्टेप नंबर 2, तो बैंक के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो बैंक उस पैसे को इकट्ठा कर लेता है, जिसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। और फिर जिस भी प्रोड्यूसर को पैसा चाहिए बैंक उसको दे देता है, कहता है ये लो भाई मुकेश अंबानी साहब 100 करोड़ आप ले लो या आप ले लो और इसको इन्वेस्ट कर दो। तो थर्ड स्टेज में इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो सबसे पहले सेविंग होता है, फिर वो सेविंग बैंकों में जाता है, मोबिलाइजेशन होता है, और वही पैसा फिर इन्वेस्टमेंट के रूप में इकोनॉमी में आगे चला जाता है। तो ये एक प्रोसेस बन गया कैपिटल फॉर्म करने का। चलो, तो पहले 3 फैक्टर्स जो हमने पढ़े वो आप देख लो कि ओके हैं। चलो, अब चौथा फैक्टर जो होता है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चौथा फैक्टर होता है कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया। अब हमें एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है, या एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो इन तीनों फैक्टर्स को कब क्या करेगा, मैनेज करेगा, मोबिलाइज करेगा। तो एंटरप्रेन्योर के अलग अलग नाम हैं यहाँ पे, ऑर्गेनाइज़र कह देते हैं, मैनेजर कह देते हैं, रिस्क टेकर कह देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका काम है कि लैंड, लेबर और कैपिटल को मोबिलाइज करे। तो इसमें बहुत सारी बातें कही हैं, वो ये देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बिज़नेस शुरू करता है, इनिशिएट करता है ना। तो बिज़नेस में रिस्क भी होते हैं, बिज़नेस में अनसर्टेनिटी भी होती हैं। रिस्क मतलब जो आप देख सकते हो, सोच सकते हो, अनसर्टेनिटी जो आप सोच भी नहीं सकते। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है एक ऐसा व्यक्ति है जो बिज़नेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों लेता है। अब श्यूमपीटर ने यहाँ पर एक बात कही कि एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा फंक्शन है इनोवेशन, यानी कि कुछ नया करना, कुछ नया सोचना। और फ्रैंक नाइट ने इसलिए ये बात कही कि प्रॉफिट जो है वो एंटरप्रेन्योर को इसलिए मिलता है क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है जो अनसर्टेनिटी बियर करता है, कब क्या हो जाए पता नहीं, इसीलिए प्रॉफिट भी इस आदमी को बिलोंग करता है। अब एंटरप्रेन्योर के यानी कि एंटरप्राइज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें हमने पढ़े थे, पहला होता है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि मान लो हम कोई भी बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस का या एंटरप्राइज का पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम सर्वाइव करें, ठीक है। सर्वाइव करेंगे उसके बाद हम ग्रोथ या एक्सपेंशन कर सकते हैं, तो दैट इज़ ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। अब इस पर आर.एल. मैरिस नाम के एक व्यक्ति ने बड़ी ही अच्छी बात हमें समझाई। उन्होंने कहा कि कंपनी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं ओनर्स, मालिक, और एक होते हैं मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज़। ओनर्स कुछ चाहते हैं, ओनर्स चाहते हैं कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, मार्केट शेयर बढ़े, हमारी रेपुटेशन कंपनी की अच्छी हो, तो ये उनका यूटिलिटी फंक्शन है।
अब इसी तरह जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट वो क्या चाहती है, हमारी सैलरी बढ़े, हमारा जॉब स्टेटस बढ़े, हमारी जॉब सिक्योरिटी बढ़े, ये उनका यूटिलिटी फंक्शन है। तो ओनर्स अपने हिसाब से चाहते हैं कि कंपनी ग्रो करे, एम्प्लॉयज़ अपने हिसाब से चाहते हैं कि कंपनी ग्रो करे। इस बात को डाइवर्जेंस कहते हैं। मैरिस ने कहा इस चीज़ को कहते हैं डाइवर्जेंस, कि मालिक कुछ और चाहता है, मैनेजमेंट कुछ और चाहती है। लेकिन एक बड़ी ही अच्छी बात मैरिस ने इसमें ये बताई कि अगर कंपनी ग्रो करेगी, अगर बिजनेस ग्रो करेगा, तो फिर उससे फर्म का साइज़ बढ़ेगा और फिर फाइनली दोनों जो हैं, ओनर्स भी और मैनेजमेंट भी, दोनों की ही यूटिलिटी फंक्शंस पूरे हो जाएंगे। तो जो मालिक चाहते हैं वो भी हो जाएगा, जो मैनेजमेंट चाहता है वो भी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, मतलब मालिक भी खुश, एम्प्लॉयज़ भी खुश। तो ये बात मैरिस ने इस तरह से बताई थी, जो हमने बनाई थी। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जो सुनने में लगता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि भाई हमें तो प्रॉफिट चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। लेकिन इस पर भी बहुत से कॉन्ट्ररी पॉइंट्स हैं कि भाई पहली बात तो ये कि प्रॉफिट क्या, तो वो कॉस्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं, क्योंकि दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट। खैर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन 4 बड़ी ही रीजनेबल बातें अलग अलग ऑथर्स ने यहाँ पर कही। जैसे साइमन ने कहा कि प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। साइमन के हिसाब से सिर्फ प्रॉफिट रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल मतलब ठीक है, जितना होना चाहिए, सिंपल, ऐसा नहीं कि मैक्सिमम होना चाहिए, ऐसा साइमन का कहना था। इसी तरह एक और कॉन्ट्रडिक्शन था बोमॉल का। बोमॉल थ्योरी के हिसाब से हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। हम अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ये उनका कहना था। इसी तरह बर्ली एंड मीन्स, मतलब ए बर्ली एंड जीसी मीन्स, इन्होंने भी एक कॉन्ट्रडिक्शन दिया, जो विलियम थ्योरी थी। इनका कहना था कि मैनेजर्स जो होते हैं, यानी मैनेजमेंट, वो चाहते हैं कि हमारे पास पावर्स आएँ, डिस्क्रिशनरी पावर, हम जो करना चाहें वो करें, ऐसा उनका मानना था। और सायरेड एंड मार्च, इन्होंने कहा कि सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट भी है, प्रोडक्शन गोल्स भी हैं, इन्वेंट्री गोल्स भी हैं, सेल्स गोल्स भी हैं, मार्केट शेयर गोल्स भी हैं, ये सारे ही हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो मतलब 4 अलग अलग लोगों ने इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले पॉइंट को थोड़ा सा काउंटर करा, ये हमको पता होना चाहिए। तो ये था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। फिर था तीसरा सोशल ऑब्जेक्टिव। ये सिंपल है, सामाजिक ऑब्जेक्टिव है, मिलावटी गुड्स नहीं बेचना और कोई एंटी सोशल प्रैक्टिस नहीं करना। चौथा है नेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब देश में इनइक्वालिटी को रिमूव करना और सेल्फ सफिशिएंट बनना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव कि भाई हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से डील करेंगे, फेयर डील्स देंगे, उनकी नई स्किल्स को डेवलप करेंगे। तो बेसिकली ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। और मज़ेदार बात ये कि कई बार कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं। हो सकता है हम प्रॉफिट भी कमाना चाहें तो मिलावट करने का सोचें, लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव कहता है कि भाई नहीं, मिलावट नहीं करनी। तो मतलब कई बार ऑब्जेक्टिव्स आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। अब इसी में था एंटरप्राइज कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब ये कि कुछ रुकावटें आती हैं जब हम अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो कुछ रुकावटें आती हैं, उसे बोलते हैं एंटरप्राइज कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या हैं वो रुकावटें? भाई आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की कमी रहेगी कभी कभी, या कई बार सरकार कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, या कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा इनएडिक्वेट होता है, कम होता है, कई बार हमारे बिजनेस में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इकोनॉमिक कंडीशनें बदल जाती हैं, या कई बार आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में कुछ रुकावटें ला सकते हैं। इसी तरह होती हैं एंटरप्राइज प्रॉब्लम्स, समस्याएं। बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम बिज़नेस करते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। हमारे ऑब्जेक्टिव्स आपस में क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। इसका कीवर्ड याद रखना है, इसे बोलते हैं मल्टीफैरियस, कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं? कॉन्फ्लिक्टिंग है। सोशल ऑब्जेक्टिव कुछ है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कुछ है, नेशनल ऑब्जेक्टिव कुछ कहता है और ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव कुछ कहता है। तो ऑब्जेक्टिव्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीफैरियस। बाकी लोकेशन को लेकर प्रॉब्लम आती है, प्लांट का साइज़ क्या हो वो प्रॉब्लम आती है, हम कौन सी मशीनें खरीदें वो प्रॉब्लम आती है, उन्हें कहाँ अरेंज करें ये प्रॉब्लम आती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है, पैसा कहाँ से अरेंज होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा रखें ये प्रॉब्लम आती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मैंने एग्जांपल भी दिया था कि मतलब आप ऐसा मॉडल चाहते हो, या आपके नीचे एक आदमी हो, उसके नीचे 4 आदमी हो, ऐसा मॉडल चाहते हो, तो किस तरह से कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रहेगा, ये एक प्रॉब्लम होती है। मार्केटिंग 4 P's
इसकी भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है कि मार्केटिंग कैसे करें। 4 P's का यहाँ पर मतलब होता है प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन। अगर आपका सही प्राइस पर, सही प्रोडक्ट, सही प्लेस पर आप सही प्रमोशन कर रहे हो तो वो मार्केटिंग माना जाता है। लेकिन इसके अलावा आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ की प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि बहुत से लीगल रूल्स हैं इंडिया के अंदर, तो वो भी समस्या खड़ी करते हैं। कई बार इंडस्ट्री रिलेशंस को लेकर प्रॉब्लम आती हैं कि भाई आपका इंडस्ट्री के दूसरे पीयर्स के साथ कैसा रिलेशन है। मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था, जैसे लेबर यूनियन, आपने किसी लेबर वाले व्यक्ति को मान लो थप्पड़ मार दिया, तो अब आपका रिलेशन ख़राब हो जाएगा लेबर यूनियन के साथ, तो वो स्ट्राइक कर देंगे कि हम आपकी फैक्ट्री में काम नहीं करते। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बिजनेस को। तो ये पूरा पॉइंट जो था वो था बेसिकली आपका एंटरप्रेन्योर को लेकर। अब फिर हम आगे जब बढ़ते हैं तो हम एक प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है कि भाई मैं आउटपुट बना रहा हूँ, ठीक है, क्यों? आउटपुट को बनाने के लिए मुझे बहुत सारे इनपुट्स चाहिए। उन बहुत सारे इनपुट्स को नाम दे दिया F1, F2, F3, ऐसे 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 एटसेट्रा। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लो आप मैंगो शेक बना रहे हो, तो मैंगो शेक बनाने के लिए आपको बहुत से इनपुट्स चाहिए। आपको दूध चाहिए, आपको शुगर चाहिए, आपको मैंगो चाहिए, आपको आइसक्रीम चाहिए, आपको नट्स चाहिए, ये सब चीज़ें। तो इसी तरह प्रोडक्शन करने के लिए आपको बहुत सारे इनपुट्स चाहिए, इसे बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन प्रोडक्शन फंक्शन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा आउटपुट जो होता है वो डिज़ायर्ड गिवन होता है। मतलब ऐसा मानते हैं कि हमें आउटपुट जितना चाहिए उतना चाहिए, और उसके लिए जो इनपुट्स लगेंगे वो मिनिमम होंगे। ये अजम्पशन है प्रोडक्शन फंक्शन की, कि मतलब अगर मान लो मुझे मैंगो शेक पीना है तो मैं कम से कम इनपुट्स में वो मैंगो शेक बना लूँगा, ये मतलब है। तो इनपुट शुड बी मिनिमम, ये इसमें अजम्पशन होती है। बाकी और भी अजम्पशंस होती हैं कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी और ये रिलेशन कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही चलेगा, है ना। तो ये बेसिक अजम्पशन है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्शन फंक्शन के प्रकार, टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेजरली ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का मतलब ये, मतलब आप ऐसे बस समझ लो, शॉर्ट रन का मतलब ये कि इसमें एक फैक्टर जो है वो फिक्स रहेगा, एटलीस्ट वन इनपुट इज़ फिक्स्ड, मतलब कि वो चेंज नहीं होगा। तो हमने अपने समझने के लिए लिया था जैसे लैंड, कि भाई लैंड जो है वो चेंज नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ लेबर चेंज हो जाएगी, रॉ मटेरियल चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज हो जाएगा। तो इसमें एक इनपुट ऐसा होता है जो फिक्स रहता है कम से कम, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रन। लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता। लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर्स क्या होते हैं, चेंज हो सकते हैं। आप लैंड को भी चेंज कर सकते हो, लेबर को भी कर सकते हो, रॉ मटेरियल को भी कर सकते हो, कैपिटल को भी कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग रन। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, अच्छे से रटा होना चाहिए, शॉर्ट रन में जो लॉ होता है, लॉ, कानून, उसको बोलते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर। लेकिन लॉन्ग रन में जो लॉ होता है उसको बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। तो हमें दोनों की स्टडी करनी होती है। तो ये हो गए प्रोडक्शन फंक्शन। अब एक स्पेशल प्रोडक्शन फंक्शन और है जो यूएस के 2 दोस्तों की कहानी है। एक का नाम था पॉल एच डगलस और दूसरे का नाम था C.W. कॉब। ये दोनों घूमते फिरते मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियों में गए और इन्होंने ये पता लगाने की कोशिश करी कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कितना योगदान मशीन का है यानी कैपिटल का, और कितना योगदान लेबर का है, मजदूर का। तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि प्रोडक्शन में 25% यानी 1/4 कंट्रीब्यूशन मशीनों का है और 3/4 यानी 75% कंट्रीब्यूशन लेबर, मजदूर का है। ऐसा इनका कंक्लूजन था। फिर इन्होंने अपना एक प्रोडक्शन फंक्शन भी दे दिया जो सिर्फ आपको रटना है MCQ के लिए। Q = K × L की पावर A × C की पावर 1 - A। Q मतलब आउटपुट, L मतलब लेबर, C मतलब कैपिटल, बाकी बचा K और A। K और A कुछ भी हो सकते हैं, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, 2, 5, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन के बाद आते हैं हमारे 3 बेसिक टर्म्स। फिर हम लॉ पढ़ेंगे, लेकिन पहले 3 बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। एक होता है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब है आपने टोटल कितना आउटपुट बनाया, जिसके 2 फॉर्मूला हैं जो वैसे आप आगे देख ही लोगे। एवरेज प्रोडक्ट इनटू नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट, या सिग्मा MP मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट्स को ऐड कर लो। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब बड़ा सिंपल है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट। और मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है
चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट्स। तो इसीलिए इसको स्लोप कहा जाता है कि ये टोटल प्रोडक्ट का स्लोप है। तो बेसिकली 3 टर्म्स हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। चलो, तो अब इसकी खूबसूरती आपको समझाएंगे कि टीपी, एमपी, एपी जो है बेसिकली ये कैसे बिहेव करते हैं। तो प्रोडक्शन की खूबसूरती जो है वो देखो क्या है। जैसे हम ये देखते हैं कि अब हम शॉर्ट रन की पहले बात करते हैं, ठीक है। शॉर्ट रन में खूबसूरती होती है कि देखो हमारा जो एक इनपुट है वो फिक्स रहेगा, लैंड, लेकिन जो दूसरा इनपुट है लेबर वो बढ़ता रहेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ऐसे, है ना, बढ़ता रहेगा। अब इसमें बस खूबसूरती ये है, आपको मेन चीज़ जो याद रखनी है, वैल्यूज़ तो खैर आपके पास लिखी हुई हैं, वो तो सिंपल है, कि प्रोडक्शन जो है शॉर्ट रन में वो 3 स्टेजेस में काम करती है। 1, 2, 3 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्ट, वो तेज़ी से बढ़ता है, तेज़ी से बढ़ेगा। एक मज़दूर ने 4 डब्बे बनाए, तो 2 मज़दूर 10 बना रहे हैं डब्बे, मतलब मैथमेटिकली तो 2 को 8 बनाना चाहिए, है ना, क्योंकि एक मज़दूर 4 डब्बे बनाता है, तो मैथमेटिकली 2 मज़दूरों को 8 बनाने चाहिए, लेकिन शुरू में प्रोडक्शन तेज़ होता है तो वो 10 बनाते हैं। तो ऐसे शुरू में प्रोडक्शन तेज़ रहता है। लेकिन स्टेज 2 में प्रोडक्शन ना स्लो हो जाता है, थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे बढ़ता है, थोड़ा धीरे बढ़ता है, और स्टेज 2 के एंड तक पहुंच के टोटल प्रोडक्शन बिल्कुल मैक्सिमम पर आ जाता है। और स्टेज 3 तो बिल्कुल बेकार होती है, क्योंकि वहाँ पर फिर प्रोडक्शन फॉल कर जाता है, नेगेटिव हो जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये चीज़ डायग्राम पर भी है, बस आपको याद रखनी है, वेरी सिंपल। तो अगर आप टोटल प्रोडक्ट को देखोगे तो पहले स्टेज में वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, दूसरे स्टेज में डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, लेकिन तीसरे स्टेज में वो फॉल हो जाता है। और जो पर्पल रंग का हाथ का निशान है, जो पॉइंट है जहाँ पर उसने अपना स्टेज 1 को छोड़कर अब स्टेज 2 में एंट्री ली, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ से एक तरह से अब टोटल प्रोडक्ट का शेप चेंज हो गया। इसी तरह मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो स्टेज 1 में वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, देखो बढ़ रहा है, स्टेज 2 में फॉल कर जाता है और 0 तक हो जाता है, और स्टेज 3 में तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये बिहेवियर है शॉर्ट रन के अंदर जो हमें याद रखना है। इसी से रिलेशनशिप बन जाते हैं कि जब तक टीपी इंक्रीज़ कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से तो एमपी पॉजिटिव और इंक्रीज़ कर रहा है, फिर टीपी जब इंक्रीज़ कर रहा है डिमिनिशिंग रेट से तो एमपी डिक्रीज़ कर रहा है। टीपी जहाँ मैक्सिमम होता है वो एमपी वहाँ पर 0 होता है, और टीपी जब फॉल करता है तो एमपी नेगेटिव होता है। तो डायग्राम का रिलेशन ही पॉइंट्स में बन जाता है। इसी तरह एपी और एमपी का भी एक रिलेशन होता है, वो भी एक अच्छा रिलेशन है कि जब तक एपी नीचे यानी कि छोटा होता है एमपी से तब तक वो राइज करता है। जहाँ पर एपी और एमपी बराबर होते हैं वो एपी का मैक्सिमम होता है, लेकिन जब उसके बाद एमपी शॉर्ट हो जाता है यानी कि एमपी लेस देन हो जाता है एपी से, तो फिर एपी फॉल कर जाता है। तो ये भी एक एपी और एमपी का रिलेशन होता है। तो इसमें कोई भी एक एमसीक्यू आपसे पूछ लेता है, रिलेशन का एक पॉइंट देगा और पूछ लेगा। तो शॉर्ट रन के अंदर ये हमारा लॉ बन गया, ये पूरी कहानी एक लॉ बन गई जिसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। स्टेज 1 को हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, जिसके कुछ रीजंस हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरू में स्पेशलाइजेशन होता है, शुरू में इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर होती है, मतलब आराम से हर मजदूर एक एक मशीन पे काम कर रहा है, और शुरू में एफिशिएंसी अच्छी रहती है। लेकिन फिर क्या होता है, देखो स्टेज 2 में जाकर थोड़े से फिक्स फैक्टर्स कम हो जाते हैं, एफिशिएंसी थोड़ा सा कम होनी शुरू हो जाती है, इसीलिए प्रोडक्शन स्लो हो जाता है। और स्टेज 3 में जाकर तो देखो क्या हो जाता है, इतना बुरा हाल हो जाता है कि हमारा पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, बहुत सारे मजदूर आ जाते हैं, एक मशीन पर 10-10 मजदूर काम कर रहे होते हैं, तो फिर हमारा प्रोडक्शन फॉल हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है एमपी। तो ये इस पूरे लॉ को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। लेकिन हमसे एमसीक्यू में पूछेगा कि प्रोड्यूसर कहाँ ऑपरेट करेगा, तो हम कहेंगे स्टेज 2 में, क्योंकि स्टेज 1 और स्टेज 3 को इकोनॉमिक एब्सर्डिटी की स्टेजेस कहा जाता है, यानी कि 1 में भी नहीं और 3 में भी नहीं प्रोड्यूसर काम करता, प्रोड्यूसर 2 में काम करेगा। अच्छा, इसी तरह लॉन्ग रन में भी इसका बिहेवियर है हमारे प्रोडक्शन का, जिसको बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर हमारे इनपुट्स दोनों चेंज हो जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई फिक्स रहेगा, दोनों इनपुट्स चेंज हो जाएंगे, जैसा आप यहाँ टेबल में आपको दिखाया भी था कि
लेबर भी बढ़ गई, कैपिटल भी बढ़ गई, लेबर भी बढ़ गई, कैपिटल भी बढ़ गई, लेबर भी बढ़ गई, कैपिटल भी बढ़ गई। तो आप देखोगे पहले कॉलम में तो 1 लेबर 2 कैपिटल, फिर अगली बार 2 लेबर 4 कैपिटल, अगली बार 4 लेबर 8 कैपिटल। तो दोनों इनपुट्स चेंज हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें खूबसूरती ये है कि इसमें भी 3 स्टेजेस होती हैं। प्रोडक्शन की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज टीपी इंक्रीज करेगा तेज़ी से, इंक्रीजिंग रेट से, लेकिन उसके बाद टीपी इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट, और उसके बाद टीपी इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, धीरे धीरे पीठ झुका के। ये इसकी खूबसूरती होती है। अब इसी चीज़ को हम डायग्राम पर भी दिखा सकते हैं। तो डायग्राम पे कैसे दिखता है कि शुरू में टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, देखो इंक्रीजिंग रेट से, तो ये ऐसी शेप ले रहा है कॉन्वेक्स जैसी। दूसरी स्टेज में वो कांस्टेंट बढ़ रहा है, धीरे 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 धीरे, देखो लाल कलर में, तो वो हो गया स्ट्रेट लाइन जैसा। और थर्ड स्टेज में वो झुक गया, उसकी पीठ झुक गई, कॉनकेव शेप ले रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। तो यहाँ पर भी 3 स्टेजेस होती हैं, लेकिन उनके नाम अलग होते हैं। एमपी का बिहेवियर अगर दिखाऊं तो पहली स्टेज में एमपी इंक्रीज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। दूसरी में कांस्टेंट रहता है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तीसरी में फॉल हो जाता है, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। लेकिन इसमें नेगेटिव नहीं होता एमपी, ये इसकी खूबसूरती है। फिर कॉब एंड डगलस ने भी यहाँ पर अपनी बात कही, जो उनका एक फंक्शन हमने पहले लिखा था ना, Q = K × L की पावर A × C की पावर B, वही फॉर्मूला है, बस 1 - A की जगह B लिखा है, वैसे वही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर कॉब एंड डगलस ने ये बोला कि अगर A + B ग्रेटर देन 1 होंगे, ये अच्छे से याद करना, जो 3 एरो आपको नज़र आ रहे हैं, अगर A + B ग्रेटर देन 1 होगा तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर A + B = 1 होगा तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और अगर A + B < 1 होगा तो उसको बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये 3 बातें याद रखनी है। अच्छा, अब इनके फॉर्मूले भी याद रखने हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स। और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल का फॉर्मूला है या मतलब है परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स। तो ये 3 बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो याद रखनी है। बाकी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल वाले को हम लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें बिल्कुल लाइन की तरह सीधा बनता है टीपी, तो इसीलिए उसको लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा ही खूबसूरत और आखिरी कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन का। मतलब हमने प्रोडक्शन पढ़ा, तो अब अल्टीमेटली प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा कहाँ, मतलब कितने डब्बे बनाएगा, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहले देखते हैं फर्स्ट, पहले को बोलते हैं आइसोक्वांट कर्व। इसको आप मन में ऐसे सोच लेना, बस वही है कि जैसे कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व था, वैसे ही प्रोड्यूसर का ये आइसोक्वांट कर्व होता है, बिल्कुल सेम। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखो पहले ये दिखा देता हूँ। इसमें इंडिफरेंस कर्व की तरह ये बनेगा, इसकी शेप भी सेम होती है, कॉन्वेक्स। और इसमें जिस भी पॉइंट पर हम काम करें, चाहे जो मर्जी कॉम्बिनेशन हो, चाहे 1,12 हो, चाहे 2,8 हो, चाहे 3,5 हो, चाहे 4,3 हो, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो इनपुट्स का, इसमें मज़ेदार बात ये होती है कि हमारा आउटपुट हमेशा सेम रहेगा। तो अगर हम 100 आउटपुट बना रहे हैं तो हर कॉम्बिनेशन पर आउटपुट सेम रहेगा। तो इट इज़ जस्ट लाइक इंडिफरेंस कर्व, प्रोड्यूसर का इंडिफरेंस कर्व। और इसके स्लोप को, जो ये स्लोप है, इसकी ढलान, इसकी स्लोप को बोलते हैं, उसका नाम है, बड़ा सा ब्लू कलर में लिखा है, याद रखना है आपको, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, MRTS ये होता है, जिसका फॉर्मूला भी सेम है इंडिफरेंस कर्व के MRS की तरह, यानी कि डेल्टा इनपुट सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा इनपुट गेन्ड। तो ये स्लोप होता है आइसोक्वांट कर्व का। तो ये हो गया आइसोक्वांट। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है आइसोकॉस्ट या इक्वल कॉस्ट लाइन। इसको आप मन में सोचना, जैसे कंज्यूमर की बजट लाइन थी, वैसी भी एक प्रोड्यूसर की बजट लाइन है। अब इसका मतलब क्या, जो आप लाल रंग की लकीर देख रहे हो, वो एक तरह से प्रोड्यूसर का बजट है कि भाई मैं इतना खर्च कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अगर कोई पॉइंट अंदर है तो वो अंडर यूटिलाइजेशन शो कर रहा है,
अगर कोई पॉइंट उसी के ऊपर है तो वो फुल यूटिलाइजेशन शो कर रहा है बजट का, लेकिन अगर ग्रीन कलर वाला पॉइंट आप देखो जो बाहर है तो इसका मतलब वो अनअटेनेबल है, हम इतना आउटपुट बना ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोड्यूसर कह रहा है भाई ये तो मेरे बजट से ही बाहर है, इतने मास तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो ये एक तरह से प्रोड्यूसर की बजट लाइन होती है। अब कैसे पता चलेगा कि प्रोड्यूसर कितना आउटपुट बनाए, देखो ये मज़ेदार है कि कैसे पता चलेगा प्रोड्यूसर कितना आउटपुट बनाए, तो उसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका भी कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल है और सेम है इनफैक्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अगर याद है आपको तो उसकी तरह, कि जैसे यहाँ पर हमने एक लाल कलर का आइसो क्वांट बनाया और आइसो कॉस्ट लाइन बनाई, और बहुत सारे आप देखो आइसो क्वांट बने हुए हैं, आइसो क्वांट 1, आइसो क्वांट 2, आइसो क्वांट 3, आइसो क्वांट 4 ऑरेंज कलर का। आइसो क्वांट 1 पर हम 100 आउटपुट बना रहे हैं, आइसो क्वांट 2 पर हम 150 बना रहे हैं, आइसो क्वांट 3 पर हम 220 बना रहे हैं, आइसो क्वांट 4 पर हम 260 बना रहे हैं, है ना। लेकिन प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट जो होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हमारी आइसो कॉस्ट लाइन और जो हमारा आइसो क्वांट है वो टेंजेंट हो जाता है, मतलब टच करता है। तो आपको दिख ही रहा होगा वैसे सबको, और सब जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें पता भी होगा। तो जो आइसो क्वांट 2 है उस पर्पल कलर के आइसो क्वांट पर जो बी पॉइंट मार्क हो रहा है, बी हाथ का निशान भी बना देता हूँ आपके लिए, ये वाला बी पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो क्वांट उसको बस टेंजेंट होकर पास हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे ये प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट है। क्योंकि डी पॉइंट तो वैसे ही बजट में नहीं है, ई पॉइंट भी वैसे ही बजट में नहीं है, और ए पॉइंट और सी पॉइंट अगर हम चूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें आउटपुट कम मिलेगा, तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए हमें ए और सी पॉइंट को भी चूज़ नहीं करना। तो अल्टीमेटली जो बी पॉइंट होता है उस बी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट। बस, तो ये बेसिकली पूरी कहानी होती है आपके प्रोडक्शन की।